नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ खुशबू शर्मा। हम लेकर आए हैं आपके लिए देश की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बॉम्बे हाईकोर्ट में परमवीर सिंह की याचिका पर सुनवाई। कोर्ट ने उठाए सवाल, कहा बिना एफआईआर के कैसे की जा सकती है सीबीआई जांच की मांग। एनआईए को मनसुख हिरेन की हत्या के आरोपी विनायक के घर से मिली खुफिया डायरी। सचिन वाजे के नाम पर होती थी वसूली। डायरी में वसूली रैकेट का पूरा हिसाब किताब दर्ज। इशरत जहां एनकाउंटर केस में सीबीआई कोर्ट का बड़ा फैसला। सभी 3 पुलिस अधिकारी बरी। कहा इशरत के आतंकी नाम होने का सबूत नहीं। बंगाल में बुरी फंसी ममता। नंदीग्राम चुनाव से पहले उनके बयानों पर गरमाया माहौल। गोत्र वाले मुद्दे पर बोले गिरिराज। रोहिंग्या को बसाने वाले खौफ से गोत्र पर उतरे। और बाइडेन सरकार की पहली मानवाधिकार रिपोर्ट में भारत की तारीफ। जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार के उठाए गए कदमों को सराहा। चीन को लगाई कतार। नजर डालते हैं पहली खबर पर। अपने तबादले को लेकर मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने बॉम्बे हाईकोर्ट में जो याचिका दी थी, उस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आज सख्त टिप्पणी की। परमवीर ने कुल 4 मामले दायर किए थे। इनमें से एक था राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर वसूली रैकेट चलाने का आरोप और उसकी सीबीआई से जांच की मांग। लेकिन कोर्ट ने उल्टे परमवीर से ही सवाल पूछ दिया कि एक पुलिस अफसर होने के नाते क्या वो किसी ऐसे केस को जानते हैं जिसमें एफआईआर दर्ज ही ना हो और सीबीआई जांच करा ली जाए। कोर्ट ने तो ये तक कहा कि पुलिस की निष्क्रियता शर्मनाक है। कोर्ट ने परमवीर को फटकार भी लगाई कि अगर उन्हें इस रैकेट का पता था तो उन्होंने इस मामले में एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करवाई। डॉक्टर साहब, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई परमवीर सिंह से? देखिए, परमवीर सिंह, एक तो जो खबर है कि वो अपने तबादले को लेकर के वो हाईकोर्ट में गुहार लगा रहे हैं, ये गलत खबर है जो हर टेलीविजन चैनल पे और जगह वो बताई जा रही है। हकीकत क्या है कि परमवीर सिंह ने पीआईएल डाला है। पीआईएल किस लिए डाला है? वो इसलिए डाला है कि वो उनका आरोप ये है कि महाराष्ट्र की जो सरकार है वो पुलिस को सही ढंग से काम करने नहीं देती और पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में, उसके क्रियाकलापों में एक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है और इसी के खिलाफ वो कोर्ट में गए हैं। और ये जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का जो मसला है वो उसमें कवर हो रहा है कि 100 करोड़ का जो टारगेट जो दिया गया था गृह मंत्री के द्वारा और जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जो पूरी रैकेट जो चल रही है पूरी तरह से, तो वो बातें कही गई। अच्छा हुआ परमवीर सिंह कोर्ट गए और परमवीर सिंह को उनके ही दवाई का जो है ना टेस्ट आज उनको समझ में आ रहा होगा। वो इसलिए कि किस तरीके से इन लोगों ने कई सारे मासूम लोगों के खिलाफ उल्टे पुल्टे गवाह, उल्टे पुल्टे सबूत पैदा करके इन लोगों ने लोगों को जेल में डाला और कोर्ट के चक्कर में इन लोगों को ऐसा फंसाया कि किसी को न बेल मिल पाता था, न कोई राहत मिल पाती थी। आप देखिए, अर्नब गोस्वामी हो, बार्क के पुराने सीईओ हो, चाहे वो हंसा के बहुत सारे अधिकारी हों, कैसे ये लोग मुंबई हाईकोर्ट में पिस के रह गए। कहीं कोर्ट तो वैसे ही चलता है जैसा हिंदुस्तान में हर जगह चलता है। तो आज वही दवाई, कड़वी दवाई जो है वो परमवीर सिंह के गले जो है डाला गया है। लेकिन कोर्ट ने जो बातें कही है वो उचित भी नहीं है। कोर्ट के पास हमेशा एक अधिकार होता है कि आप किसी भी चीज़ को सो मोटो आप पिकअप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ में जो है एफआईआर हो। आप क्या कह रहे हैं? कोर्ट ये कह रही है कि वहाँ इसका मतलब है कि आप जांच नहीं होने देना चाहते। अगर आप सीबीआई के लिए आदेश नहीं देते हैं, इसका मतलब क्या है? आप टेक्निकलिटीज के पीछे एक इतना बड़ा गुनाह जिससे पूरा महाराष्ट्र त्रस्त है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन पहले इसी मसले में ये कमेंट किया था कि दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। ये बहुत ही गंभीर क्या, ये तो शर्मनाक दास्ता है जो महाराष्ट्र के अंदर हो रहा है। लेकिन इसके बाद अगर हाईकोर्ट टेक्निकलिटीज के जरिए इसके ऊपर कोई फैसला नहीं लेती है
तो इसे न्याय नहीं कहा जा सकता। जी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के वसूली सिंडिकेट केस में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। एनआईए की ताजा तफ्तीश में अब सचिन वाजे से जुड़े वसूली रिंग का खुलासा हुआ है। एनआईए को मनसुख हिरेन हत्या के आरोपी विनायक शिंदे के घर से एक खुफिया डायरी मिली है। इस डायरी से जो जानकारी मिली है वो बेहद चौंकाने वाली है। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक डायरी से खुलासा हुआ है कि विनायक शिंदे ठाणे शहर के 30 बार और पब से प्रोटेक्शन मनी के नाम पर वसूली करता था और ये वसूली सचिन वाजे के नाम पर होती थी। सचिन वाजे इस वसूली गई रकम में से कुछ हिस्सा विनायक शिंदे को कमीशन के तौर पर देते थे। एनआईए सूत्रों के मुताबिक इसी कमीशन के लालच में विनायक शिंदे सचिन वाजे की तारीफ से रची गई मनसुख हिरेन हत्याकांड की साजिश का हिस्सा बना था। डॉक्टर साहब, वाजे के खिलाफ तो पहले से ही कई सबूत मिले हैं। सवाल अब ये है कि अब आगे क्या होगा इस मामले में? देखिए, आगे तो ये धीरे धीरे यही समझ में आ रहा है कि वहां वसूली की जाती थी जी। अब किसके लिए की जाती थी? एक अदना सा असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सारे बार्स रेस्टोरेंट्स से पैसा उगाही कर रहा है और वो खुद अपने लिए कर रहा होगा? ये तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो भी नहीं सकता। अगर एक नॉर्मल सा, जिसको कह सकते हैं कि कोई बड़ा अधिकारी भी नहीं है, वहाँ पे क्या सारे आईपीएस अधिकारी, जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के लोग और सारे कमिश्नर और सारे आईएएस अधिकारी सब ये सब क्या कर रहे थे वहाँ पे? इसका मतलब साफ है कि वो किसी और शख्सियत के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा था प्रोटेक्शन मनी के नाम पे। किस चीज़ का प्रोटेक्शन भाई? तो प्रोटेक्शन इस बात के लिए कि तुम बार चलाओ, लड़कियाँ वहाँ पे डांस करवाओ, उनसे प्रोस्टिट्यूशन करवाओ, वहाँ पे ड्रग्स का धंधा करो, वहाँ पे इलीगल शराब बेचो। इन सारी चीज़ों के लिए खुली छूट देने के लिए ये प्रोटेक्शन मनी ये उगाही हो रही थी। देखिए, ये सरकार कोरोना में कितनी तरह से पूरी तरीके से महाराष्ट्र मतलब तबाह बर्बाद हो रहा है, लोगों की मौतें हो रही हैं, और इनको बार खुलवाने की हड़बड़ी थी। स्कूल खुले नहीं, कॉलेज खुले नहीं, लेकिन बार खुलवाने में ये उद्धव ठाकरे सरकार सबसे आगे थी। क्यों? ये उगाही। अब जब ये 30 बार्स के जो है एड्रेस का पता चला है, कितना महीना उनसे उठाया जाता था, क्या रेट था, तो अब ये माना जा सकता है कि ये धीरे धीरे इसके ऊपर से भी पर्दा उठेगा और ये भी पता चलेगा कि ये जो 100 करोड़ का टारगेट जो दिया गया था वो वाकई में किसने दिया था, और ये जो वाजे पैसा कलेक्ट कर रहा था वो किसके लिए कलेक्ट कर रहा था। मतलब सच पर से पर्दा हटने वाला है। जी, अब नजर डालते हैं अगली खबर पर। यह खबर इशरत जहां एनकाउंटर केस से जुड़ी है। स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने इशरत जहां एनकाउंटर केस में बड़ा फैसला सुनाया है और सीबीआई कोर्ट ने क्राइम ब्रांच के 3 अधिकारी गिरीश सिंघल, तरुण बारोट और अंजू चौधरी को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि इशरत जहां लश्कर-ए-तैयबा की आतंकी थी। इस खुफिया रिपोर्ट को नकारा नहीं जा सकता, इसलिए तीनों अधिकारियों को निर्दोष बताते हुए बरी किया गया है। बता दें कि जून 2004 में गुजरात पुलिस पर इशरत जहां, जावेद शेख उर्फ प्राणेश पिल्लई और 2 अन्य लोगों के फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगा था, जिसमें जांच पड़ताल के बाद सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। डॉक्टर साहब, पिछले 17 साल से एक झूठ को बेचा जाता रहा और उस पर जमकर सियासत हुई। बड़ा दुख का विषय है ये जो तमाम लुटियन गैंग, ये जो तथाकथित पद्मश्री पाने वाले पत्रकार, जिन्होंने सेक्युलरिज्म को धंधा बना लिया था, जिसकी वजह से अपनी दुकान ये लोग चला रहे थे, उनके लिए ये बहुत बड़ा झटका है। क्योंकि ये इशरत जहां कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं थी। हर पॉलिटिकल पार्टी तथाकथित ये जालीदार टोपी पहनने वाले लीडर उसको अपनी बेटी बता रहे थे कि तो हमारी बच्ची थी। आज देखिए किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के फर्जी सेकुलर लीडर्स आंसू बहा रहे हैं। हकीकत क्या है इस केस का? इस केस के सबसे बड़ा जो एलिमेंट है, इसको समझिए। सरकार किसकी? यूपीए की। और आईपी ने लोकल पुलिस को, गुजरात पुलिस को ये इंफॉर्मेशन आईपी की तरफ से जाता है कि पाकिस्तान के 2 टेररिस्ट और अपने पूरे ग्रुप के साथ ये लोग फला फला कार से, ब्लू रंग की कार थी, उससे वो वहाँ से गुजरने वाले हैं और उनके साथ इनकाउंटर किया गया। पहली बार जो यूपीए सरकार की तरफ से कोर्ट में एफिडेविट दिया गया, उसमें साफ साफ लिखा गया कि ये टेररिस्ट है। ये सिर्फ इस बात से ही नहीं प्रूव हुआ था, बल्कि पाकिस्तान में जो
अलग अलग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का जो मुखपत्र होता है उसमें कई सारी कहानियां छापी गई, जिसमें यह बताया गया कि ये जो इंडियन जो पुलिस है उसने बहुत ही ज़्यादा गलत काम किया है। हमारी मुजाहिदीन लोगों के साथ जो है वो अपनी शौहर के साथ वो जा रही थी, हमारी सदस्य इसरत जहां, वो वहाँ से मालूम चला, पाकिस्तान के उस तरह की रिपोर्ट से मालूम चला कि ये भी एक टेररिस्ट ग्रुप में थी। अब इस एफिडेविट को यूपी की सेकुलर सरकार ने, मनमोहन सिंह की सरकार, सोनिया गांधी की सरकार ने अपने एफिडेविट को बदल दिया। जब दूसरे एफिडेविट को डाला गया तो उसमें वो सारी चीज़ों को हटा दिया गया जो हकीकत था। अब इसके बाद इसके ऊपर पॉलिटिक्स शुरू हो गई। ये पद्मश्री पत्रकारों ने खोजी पत्रकारिता शुरू कर दिया कि भाई ये तो ये है वो है। बेचारी मुंबई से आई थी, 21 साल की लड़की थी, उसको ये लोग टेररिस्ट बता दिए। अच्छा, बड़ा सवाल एक और है कि जब ये घर से गायब हुई तो उसके घर वाले कह रहे हैं कि भाई वो शादीशुदा नहीं थी। शादीशुदा नहीं थी, ठीक है, कोई बात नहीं। पाकिस्तान के जो टेररिस्ट लोगों का जो ग्रुप जो है वो वहाँ जो आर्टिकल जो छप रहे थे उसमें उसको शादीशुदा बताया जा रहा था। खैर चलो, पाकिस्तानी झूठे हैं, नहीं मानते उसकी बात, इनकी बात मान लेते हैं। ये कह रहे हैं कि भाई वो शादीशुदा नहीं थी, वो घर से निकली थी। अच्छा, घर से निकली, 4 दिनों तक वो गायब रही, FIR कोई दर्ज हुआ? घर वाले कहीं ढूंढ रहे थे, खोज रहे थे कि बेटी मेरी गायब हो गई। भाई किसी की बच्ची गायब हो जाए, 4 दिनों तक मोहल्ले में भी किसी को मालूम नहीं चले, ये तो हो नहीं सकता। तो कई सारे एविडेंसेस, कई सारी चीज़ें हुई, लेकिन ये केस को इसलिए बढ़ाया गया कि ताकि इसमें गुजरात के मुख्यमंत्री अमित शाह, मोदी, इन लोगों को फंसाया जा सके और इनके ऊपर वो जो है कि भाई मुसलमानों को मारने वाले ये जो है ये शैतान किस्म के लीडर हैं, इनको जेल में डालो। ये इस दिमागी जो सो कह सकते हैं साजिश के तहत ये इस केस को उठाया गया। आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। जो टेररिस्ट थे उन्हें टेररिस्ट करार दिया गया है। जी, और अगली बड़ी खबर जो है वो बंगाल की सियासत से जुड़ी है। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव से पहले माहौल एकदम बदला बदला सा है। हार की आशंका से बौखलाई ममता बनर्जी अब सारे सियासी हथकंडे अपना रही हैं। कभी वो अपने ब्राह्मण होने का मुद्दा उठाती हैं, कभी वो नंदीग्राम में हिंसा की बात करती हैं। हद तो ये हो गई कि आज वो अपने पैरों पर भी खड़ी हो गई। अब बीजेपी ने इन सब मामलों में ममता को घेरते हुए कहा है कि चाहे वो कितने भी ड्रामे कर ले, उनकी हार निश्चित है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो ये तक कहा कि रोहिंग्या को बसाने वाले खौफ से गोत्र पर उतरे हैं। डॉक्टर साहब, अब इसे क्या समझा जाए? ममता हार से बौखलाई हुई है? देखिए, ममता ही नहीं बौखलाई हुई है, ये जो तमाम बहुत सारे उछल कूद करने वाले फर्जी सेकुलर पत्रकार जी, ये जो दलाली का काम करते हैं सेकुलरिज्म के नाम पे, जिन्होंने धंधा खोल रखा है सेकुलरिज्म का, ये लोग भी वहां से फ्रस्ट्रेटेड होकर के वापस आ गए हैं। वापस इसलिए आ गए हैं कि उनको लग रहा है कि तो ममता बनर्जी के पीछे जाना तो खतरे से खाली नहीं है। ममता बनर्जी चुनाव जीतना चाहती है एन केन प्रकारेन, वो बैकफुट पे है, इसलिए उनकी भाषा बिगड़ गई है। आज नंदीग्राम के पास ही जो जहाँ सेकेंड फेज में नहीं, 3rd फेज में चुनाव होना है, वहाँ पे से वो धमकियाँ भेज रही हैं कि चुनाव हो जाने दो, उसके बाद देखेंगे, गद्दार लोगों को ठीक करेंगे, सबके पुराने केसेस को खोलेंगे, सबको जेल में डालेंगे। ये एक बड़ी लीडर का ये बयान हो सकता है? किसी को राक्षस, किसी को दानव, किसी को कुछ, किसी को कुछ, और वोट पाने के लिए आप वही काम करते हो कि भाई आप चंडी पाठ तो गोत्र बताना शुरू कर दिया। और नंदीग्राम में ही जब उस इलाके में गई जहाँ पे मुस्लिम वोटर्स हैं, वहाँ पे वो अल्लाह अकबर करना चालू कर दी, इंसा अल्लाह करना चालू कर दी। तो ये इस तरह के जिसको कह सकते हैं कि ममता बनर्जी पिछले 1 महीने के अंदर जिस किस्म की वो लीडर हुआ करती थी, जो लोगों की नज़रों में जिसका स्थान बहुत ऊंचा था, उन्होंने अपने ही प्रचार से, अपने ही नाटक से, अपनी ही भाषा से खुद को गर्त में मिला दिया है। और इसलिए न सिर्फ वो नंदीग्राम में वो पीछे चल रही हैं, बल्कि बंगाल से TMC का सफाया हो जाएगा, ऐसी सूचनाएं आ रही हैं।
जी, और अब आज की आखिरी बड़ी खबर, अमेरिका में जो बाइडेन सरकार ने अपनी पहली मानवाधिकार रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में मानवाधिकार के मुद्दे पर मोदी सरकार की जमकर तारीफ की गई। रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर में भारत सरकार के उठाए गए मानव हितों के लिए कदम की तारीफ की गई है। अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर की स्थिति में सुधार आया है और मानवाधिकार की स्थिति में भी काफी सुधार दर्ज किया गया है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में भारत सरकार ने सुरक्षा और संचार संबंधी पाबंदियां हटा ली हैं, जिसकी वजह से स्थिति में काफी सुधार आया है और सरकार कश्मीर की स्थिति को सामान्य करने के लिए अच्छा प्रयास कर रही है। डॉक्टर साहब, दुनिया मान रही है, पर अपने देश की जो गैंगबाज हैं उनका क्या? ये बड़ा, आप दो खबर ऐसी आज आपने उठा ली, जो आज ये लुटियन गैंग जो है, वो पद्मश्री वाले पत्रकार, ये जो सेक्युलरिज्म का धंधा करने वाले लोग, देश के खिलाफ आर्टिकल लिखने वाले लोग, $500 पे, इन लोगों के ऊपर जो है छुरी चलने वाली जैसी कहानी हो गई। सारा प्रोपेगेंडा इन्होंने कर लिया। तो कभी वी डैम का रिपोर्ट आ रहा है, तो कहीं न्यूयॉर्क टाइम्स में कोई आर्टिकल छप जा रहा है, कहीं से कुछ आ जा रहा है, कहीं कोई क्रिश्चियन मिशनरी स्पॉन्सर कर दे रहा है कि ये सरकार तो बहुत गलत काम कर रही है। लेकिन जो ऑफिशियल वर्जन आया है अमेरिका से, इनको हर जगह से स्टैम्प चाहिए यूरोपियन इंस्टीट्यूट्स का, तो ये तो फर्जीवाड़ा कर रहे थे। पाकिस्तान के पैसे पे ये इस तरह का धंधा करने के लिए चाइना का पैसा लेकर के ये लोग उल्टा पुल्टा रिपोर्ट छपवाते थे। लेकिन जहाँ जो ऑफिशियल रिपोर्ट जो यूएस की सरकार की तरफ से जारी किया गया, उसमें साफ साफ लिखा गया कि जम्मू कश्मीर में भारत की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। ये संकेत चीन, पाकिस्तान और ये चीन और पाकिस्तान के जो दलाल हिंदुस्तान के अंदर बैठे हुए हैं, इन सब के ऊपर जो है आज करारा तमाचा है। इसमें राहुल गांधी को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं कि राहुल गांधी सबसे ज़्यादा छटपटा रहे थे, ट्वीट कर रहे थे कि कश्मीर के अंदर तो कत्लो गारत हो रहा है, डेमोक्रेसी डेड। अरे डेमोक्रेसी डेड नहीं है, वहाँ पे डेमोक्रेसी को पुनर्स्थापित किया गया है। जिस तरह के ग्रासरूट डेमोक्रेसी का आनंद कश्मीर के लोग उठा रहे हैं, वही अमेरिका की इस रिपोर्ट में परिलक्षित हुआ है। और यही वजह है कि आज हिंदुस्तान की सरकार बड़े गर्व से कह सकती है कि इन्होंने जो आर्टिकल 370 को हटाने का जो फैसला लिया था, वो बिल्कुल सही फैसला था। इस रिपोर्ट के जरिए अमेरिका ने यह भी बता दिया कि वो इस पूरे इलाके में क्या चाहता है, उसका इंटरेस्ट क्या है। और ये जो तमाम ये जो गैंग है, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, आज इनको बहुत ही दुख की घड़ी है इनके लिए। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।